नमस्कार, शाम 6 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा में पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ई स्पोर्ट्स को और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाएंगे अथॉरिटी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किया पेश। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव मंजूर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन किया दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, भाजपा ने बताया साजिश। आरोपी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक। और समाचार विस्तार से, जहां लोकसभा ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पारित हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह विधेयक पटल पर रखा था और जिसके बाद बहुमत से इसे पारित कर दिया गया। और इसका मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। बिल ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरित करने से रोकता है। इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया माननीय अध्यक्ष जी। और बिल के पारित होने से पहले इस पर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी भर की बचत इस ऑनलाइन गेमिंग में उड़ जाती है और इससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं, तो आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। लोकसभा में बिल पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। जब समाज के
मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। माननीय स्पीकर साहब ने भी किस तरह से उनका अनुभव है कि सभी सांसद महोदय उनके पास जाके जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अपने अनुभव साझा करते हैं, जिस तरह से समाज में एक चिंता का कारण बना है, वो भी उन्होंने भी सदन में आज अपना विचार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं का, मध्यम वर्गीय परिवारों का और समाज के जो लार्जर गुड की तरफ हमेशा अपने निर्णय को उसी में रखा है, वो आज के इस बिल से परिलक्षित है। और लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में स्वीकार कर लिया गया है। इस संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। गृह मंत्री की ओर से पेश किए गए संविधान का 130वां संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अगर सरकार में शामिल कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में रहता है तो उसके पद से उसे हटाया जाए, और अगर संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पद नहीं छोड़ता है तो उसे 30 दिन के बाद स्वतः हटा हुआ माना जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इससे पहले विपक्ष की ओर से अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक का कड़ा विरोध सदन में किया गया और कुछ सवाल भी विपक्षी सांसदों ने उठाए, जिस पर गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था और जब तक कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष द्वारा किए हुए हंगामे पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि सदन में विपक्ष द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया है वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और जिस प्रकार विपक्ष ने बिल को फाड़ कर फेंका वह एक काला अध्याय है।
जब माननीय गृह मंत्री जी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। और विपक्ष की इस कृत्य पर संबित पात्रा ने भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है और जिस संविधान संशोधन को केंद्रीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, और इसका ध्येय केवल इतना है कि जेल से बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। कुछ महीने पहले दिल्ली में 2 लोग ऐसे थे जिनको जेल हुआ और उन्होंने जेल से सरकार चलाई लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। संबित पात्रा ने बताया कि जब इस विषय को लेकर कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। कुछ महीनों पहले दिल्ली में आपने देखा 2 लोग ऐसे थे जिनको जेल हुआ और जेल से रहकर उन्होंने सरकार चलाई, इस्तीफा नहीं दिया। जब इस विषय को लेकर कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ये नैतिकता का विषय है। नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि जेल से सरकार चलाना है या नहीं चलाना है। और संबित पात्रा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इस संदर्भ में पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी सरकार का उदाहरण भी दिया जिसमें इसी प्रकार का एक बिल उस वक्त लाया गया था। इस उदाहरण के जरिए संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तब खुद को बचाने का रास्ता बनाया था, लेकिन आज पेश किए गए बिल में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को इसके दायरे में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है, यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था मगर बाकियों के लिए बिल लाया। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा में हंगामे पर भाजपा की 3 महिला सांसदों ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा की महिला सांसदों ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब 3 अहम बिल सदन में पेश कर रहे थे तब विपक्ष के कई सदस्य नारेबाजी कर रहे थे। बिल की कॉपी ऊपर उछाली गई और भाजपा सांसद कंगना रनौत और अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष के सांसद पर सदन में पत्थर लाने का आरोप भी लगाया।
जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूँगी कि शर्मसार हो जाएगा। इतना ज़्यादा वायलेंस जो का जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज़्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया, लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। जितनी भी महिला सांसद हैं और अन्य टीएमसी के सांसद, इन्होंने एक तरह से, यह अत्युक्ति नहीं है, एक तरह से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर आक्रमण किया, पर्ची फेंकी, वो जो बिल था उसकी कॉपी फाड़कर फेंक दिया और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये हमारे सांसदों पर और हमारे गृह मंत्री पर आक्रमण कर रही हैं। हमने सुना कि वो ऐसा दोषारोपण कर रही हैं कि उन पर आक्रमण हुआ। इससे बड़ा झूठ, भित्तिहीन बात कुछ हो ही नहीं सकता, आधारहीन बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसा है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जिस तरह से आज उन्होंने बर्ताव किया, मुझे लगता है ये भर्त्सना योग्य है। माननीय गृह मंत्री जी जब बिल पेश कर रहे थे तो उस समय जिस कदर उन्होंने किया कि माइक निकालने की कोशिश की, वो बिल को फाड़कर उनके फेस पे मारने का कोशिश किया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ये आचरण के खिलाफ है। एक सम्मानित सदस्य का जो आचरण होना चाहिए बिल्कुल उसके खिलाफ है। और कहीं भी जो ये बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष से कोई भी नीचे नहीं गया, सत्ता पक्ष के सारे लोग अपने सीट पे और सीट के सामने सब खड़े थे, लेकिन इनके द्वारा जिस तरह का आचरण किया गया कैमरा में भी वो दिख रहा है। पूरे बिल पे जिस तरह से बिल उन्होंने फाड़ा, स्पीकर साहब के तरफ फेंका, हर एक और उन्होंने बिल फाड़ कर उनके द्वारा फेंका गया, जो बहुत ही गलत है। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मनिका विश्वकर्मा अब थाईलैंड में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनिका एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं। फिलहाल मनिका दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान की विद्यार्थी हैं और इससे पूर्व मनिका विदेश मंत्रालय के बिम्स्टेक सेवकॉन कार्यक्रम में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में मनिका ने बताया कि वह महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मिस यूनिवर्स उनके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक मौका भी है। भारत के प्रतिनिधित्व पर मनिका विश्वकर्मा ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्या ने। हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स की ताज से सम्मानित मनिका विश्वकर्मा साथ में है। मनिका, श्रीगंगानगर से दिल्ली और दिल्ली से अब थाईलैंड का सफ़र आप तय करने वाली हैं, कैसा लग रहा है? सफ़र पे किसको श्रेय देना चाहेंगी? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगी तो इट वुड हैव टू बी इन पार्ट्स, आई एम सॉरी टू से। सो गंगानगर से दिल्ली के सफ़र में इट इज़ एंटायरली माई फैमिली। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर माई फैमिली जो कि गंगानगर से निकल के कहीं पढ़ने के लिए गई थी। एंड करेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। एंड दिल्ली से थाईलैंड तक का सफ़र, दैट हैज़ टू डू एवरीथिंग विद माई मेंटर्स, माई टीचर्स, जिन्होंने मुझ में इतना ज़्यादा फेथ शो किया है। एंड इवन टू माई को कंटेस्टेंट्स, दिस ईयर्स कॉम्पिटिशन इतना हेल्दी इन्वायरमेंट था, इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ सबसे बात करके। वी ऑल लिव्ड लाइक अ फैमिली, वी बिकेम अ फैमिली। सो ऑन स्टेज ऑफ मिस यूनिवर्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, वन एस्पेक्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद मी कि I'll be the strongest, most confident person on that stage because of my land, because of where I come from. शायद यही जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मैसेज था वो आपके आखिरी जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें भी दिखा, जो आपने आंसर करा कि आई विल चूज द वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एजुकेशन, उसको किस प्रकार से सोचते हैं आप? वुमेन एम्पावरमेंट मैंने इसलिए चूज़ किया, टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ चॉइस।
impoverished families को या तो aid देना immediately या फिर to choose the advocacy for women empowerment and of course women's education. I chose women's education over the other option. इसका एक major reason ये था कि my mother, she is the first lady, वो पहली महिला है अपने गांव से शिक्षित होने वाली, and that changed her entire life. वो शिक्षित ही नहीं हुई, उन्होंने मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया, and she became a teacher, and she not just got inspired and empowered खुद के लिए, but she changed the entire fate of our family. उम्मीद है कि ना केवल राजस्थान की संस्कृति, भारत की संस्कृति इन सबको साथ लिए ना केवल आप जो क्राउन है वापस इंडिया लेके आएंगे, बल्कि शुभकामनाएं के साथ में जो शुभेच्छा है वो भी सबके आपके साथ में है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज़, जयपुर। और अब हमारे खास सीरीज में बात बदलते बिहार की। आजीविका के लिए कभी बिहार से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ में पलायन का दंश झेल रहे अमित कुमार आज पटना की एक फैक्ट्री में अपने और अपने परिवार के सपने बुन रहे हैं। पटना की इस फैक्ट्री में अमित कुमार रिवर्स माइग्रेशन की अकेली तस्वीर नहीं है। फतुहा में रहने वाली आशा देवी हो या मुजफ्फरपुर की भावना ठाकुर, ये महिला सशक्तिकरण की नई इबारत भी लिख रही हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का और अपनों की भावनाओं का भी होता है। इस बोझ को उतारने का जिम्मा लिया है बिहार की एनडीए सरकार ने। राज्य में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन में बदल दिया है। आज बिहार के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वैसे कामगार बड़ी संख्या में काम करते नजर आ रहे हैं जो वर्षों से काम धंधे के सिलसिले में पलायन का दंश झेल रहे थे। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम ग्राउंड जीरो से ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कभी राज्य के बाहर काम कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पटना की धरती पर अब एक नया सूरज उगा है। एक कारखाना कामगारों की उम्मीदों की फैक्ट्री बना है। यहाँ महिलाओं के हाथों में हुनर है और आंखों में उजाला। इनके परिवारों में अब चिंता नहीं, सुकून है। हम आशा देवी हैं, मैं सहरसा के रहने वाली हैं। यहाँ पर बहुत दिन से फतुहा में रहते हैं। जो एक कंपनी खुला है, बेरोजगारी थी हम, तो हम काम करने चाहते थे, तो हम काम करने लगे। अब नहीं मांगना पड़ता, अपना खुद कमाते हैं, खुद अपना पैसा हाथ पर रखते हैं, बाल बच्चा के पढ़ाते लिखाते हैं। अमित 2004 से 2021 तक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ में काम करते थे। अभी हम यहाँ पे अपना गांव में समझिए अपना घर में जॉब मिल गया, ये अच्छी चीज़ हो गया मेरे लिए, बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार से एक ऐसी कंपनी और भी यहाँ लग जाए जो बिहार के जितने भी भाई बहन जो बेरोजगार है, जो ठोकरे खा रहे हैं दूसरा जगह जा करके, गालियाँ खा रहा है बिहारी के नाम पे, भैया के नाम पे, वो चीज़ सर बहुत खलता है। तो हम बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर कि ऐसे कंपनियां 2, 4, 10 वो और लग जाए यहाँ पे, तो हमारे जितने ईपी बिहार के भी निवासी, झारखंड के निवासी जो है बाहर ना जाए, गालियाँ ना सुने, इज्जत की नौकरी अपना घर में, अपना गांव में, अपना स्टेट में, अपना डिस्ट्रिक्ट में वो रोजगार करे, अपना बीवी बच्चे परिवार के साथ में समस्त रह करके और पूरा खुशी से काम जो करे सर। मुजफ्फरपुर की रहने वाली भावना ठाकुर यहाँ HR टीम में काम करती हैं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे मेरे घर में जॉब मिल गया है, जिससे मैं जॉब के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी समय बिता पा रही हूँ। और ये खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि परिवार के साथ साथ अपने मतलब परिवार को भी देख पा रही हैं और जॉब भी कर पा रही हैं। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में ग्राउंड जीरो से हम आप तक उन लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं जो काम के सिलसिले में पहले बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन फिर जब बिहार में रोजगार की बहार आई तो वो लौटकर वापस अपने शहर, अपने राज्य आ गए और अब अपने श्रम के जरिए विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तो आप देख रहे थे बदलते बिहार की नई तस्वीर। इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।